नमस्कार। पूरा सच के साप्ताहिक प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं एनके सिंह। गडकरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और बहुत एफिशिएंट मिनिस्टर माने जाते हैं। अगर मोदी कैबिनेट में कोई एक मिनिस्टर है जिसको कहा जा सकता है कि निर्विवाद रूप से परफॉर्मर है और इनोवेटिव आइडियाज के साथ परफॉर्मर है, तो वो है नितिन गडकरी। नागपुर के एक तकरीर में नितिन गडकरी ने एक अजीब बात कही, जिसको कि मोदी काल के शासन को लेके एक गहरा कमेंट कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, राजनीति शब्द का मतलब समझना जरूरी है। राजनीति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए है, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं। आज की राजनीति सिर्फ 100% सत्ता के लिए हो गई है। मुझे कई बार लगता है कि राजनीति छोड़ दूं, और सिर्फ छोड़ ही ना दूं, जीवन में बहुत कुछ अन्य काम है जिसको किए जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए रह गई है। ये कोई साधारण कमेंट नहीं है, उस आदमी से आया है जो कि अकेला एक परफॉर्मर है, एक्चुअल परफॉर्मर है मोदी कैबिनेट में। गडकरी ने ये बात कही क्यों है? मैं पिछले अपने दोनों प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि किस तरह मोदी ने गवर्नेंस का एक नया मॉडल दिया, जिसमें कि जो गवर्नेंस का स्टेट क्राफ्ट होता है, उसकी गरिमा थी, उसको खत्म कर दिया। उस गरिमा को खत्म करके उसकी जो एक होता है इंस्टिंक्ट, उसका अपना होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, उसको उन्होंने हटा दिया। लिहाजा वो एक बकरी बन के मेमे करने लगा, मेमियाने लगा। ये पहली उसकी शर्त होती है कि गवर्नेंस के इस मॉडल को बदलने के लिए जो जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है उनको किल करो या उनको कहीं से खत्म करो। वो साम दाम दंड भेद कुछ भी हो सकता है। नतीजा ये है कि आप पूरे मीडिया को देख लें, मीडिया का एक बहुत ही छोटा भाग रह गया है जो मोदी की क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है। किताबें लिखी जा रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि मोदी कितने महान हैं। आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। मैं देखता हूं एक हिंदी के बड़े अखबार में, उसमें कांग्रेस को सिखाया, कांग्रेस ने फिर गलती की, विपक्ष बिल्कुल निरीह हो गया। ये सब तो होता है, लेकिन उसके साथ 75% आर्टिकल आते हैं कि मोदी ने ये वाला कमाल कैसे किया है, इसके पहले कोई क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि आपने गवर्नेंस के उस मॉडल को बदल दिया है। एक जो गुरूर गवर्नेंस का होता था, जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज में होता था, वो गुरूर आपने खींच लिया और पार्टी के साथ उसको धीरे धीरे मर्ज करने लगे। लिहाजा पार्टी के लोग जो कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सारी तरफ चलता है। गडकरी की प्रॉब्लम ये है कि गडकरी स्ट्रेट थिंकर है। बड़ा मुश्किल काम होता है स्ट्रेट सोचना। गडकरी स्ट्रेट थिंकर है, लिहाजा उनको इसमें समझ में आ गया है कि ये हमारे टाइप का जो परफॉर्मेंस है, ये हम ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जाके हमें ज्यादा परफॉर्म करेंगे तो भी हमें कहीं रुकना पड़ेगा। और एक स्टेज पे उनको रोका भी गया था, परफॉर्मर ज्यादा अच्छे ना हो, इसके लिए उनकी सीमा बांध दी गई थी। अब गडकरी ने जब ये कहा है कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति हो रही, 100% सत्ता पाने के लिए राजनीति की जा रही है, आप गौर से देखें। आपको बहुत तेज नजरों से देखना पड़ेगा ये मोदी डायनेमिक्स जो है पॉलिटिक्स का, वो है कैसा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक रोड का उद्घाटन भी जिस दिन मोदी जी करते हैं, और रोड का उद्घाटन बहुत सारे करते हैं, उस दिन पूरी मीडिया ये बताती है कि रोड से विकास कैसे होता है।
ये अलग बात है कि उसके अगले दिन वो रोड टूट जाती है, वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है। यूपी में आपने अभी देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस की क्या हालत हुई। लेकिन हर रोज आपको एक नई चीज देंगे जिससे आपको रियल इश्यूज पता नहीं चलेंगे। नतीजा क्या होगा? आपकी सोच जड़वत हो जाएगी, फॉसिलाइज हो जाएगी, और तब आपके समझ में नहीं आएगा कि सही है या गलत है। विपक्ष है नहीं, विपक्ष कृपिल, क्योंकि उसकी वजह है। इसलिए नहीं कि विपक्ष की कोई गलती है, इस फॉर्मेट में विपक्ष रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसमें फंडामेंटल्स नहीं है जो डेमोक्रेसी को थ्राइव कराते हैं। मुझे याद है एक किताब के आर मालकानी ने लिखी थी। के आर मालकानी उसके बाद बीजेपी से अलग, लेकिन जब बीजेपी बन रही थी 1991 में, तो उसके बाद उन्होंने, कद्दावर नेता थे, और उसकी भूमिका लिखी थी बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो उन्होंने कहा था कि जिस डेमोक्रेसी में विपक्ष नहीं है वो डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी, और खतरा ये होगा कि सिंगल पार्टी रूल आएगा, और इससे बड़ा खतरा ये है कि सिंगल लीडर डिक्टेटोरियल होके काबिज हो जाएगा। कहा तो उन्होंने नेहरू के लिए था, लेकिन आप आज गौर करें आज क्या हो रहा है। लगभग यही फॉर्मेट है। कांग्रेस विहीन देश चाहिए, और हो रहा है। सोनिया गांधी को ईडी ने बुला रखा है। कोशिश होगी कि राहुल गांधी, सोनिया, जितने भी हैं, और अगर वो बस में आ जाएं तो शुभेंदु अधिकारी की तरह उनको इधर ले लो। इस नो होल्ड्स बार्ड पॉलिटिक्स होगी, जिसमें कि हम ईडी भेज के कुछ भी करके, लेकिन तुम्हें या तो अपनी तरफ करेंगे या तुम्हें खत्म कर देंगे। तो गडकरी की प्रॉब्लम ये है कि गडकरी को ये मालूम है कि ये चुनाव जीतने के लिए, और आपको एक चीज और बताएं, जो ओरिजिनल संघ की प्रक्रिया थी जब बीजेपी बना, तो उसमें एक बड़ी थिंकिंग इस बात की थी कि आइडियोलॉजिकल प्योरिटी बरकरार रहे, लिहाजा जो जो फंक्शनरीज आए वो हमारे अपने हैं। मोदी जी ने इसको बलाए ताक रख दिया। जीतने वाला होना चाहिए, वो काला चोर भी है तो चलेगा, दूसरी पार्टी का है तो, बशर्ते कि वो जीतने की सलाहियत रखता हो। वो तो ताज्जुब हुआ, सीवान का जो क्रिमिनल था जिसका इंतकाल हो गया, शहाबुद्दीन, कोई ताज्जुब नहीं था कि उसको बीजेपी अपनी तरफ लेके और उसको टिकट देके खड़ा करती लालू यादव की पार्टी से हटा के। लेकिन वो तो बेचारा जेल में था, इसलिए नहीं हो पाया। तो ये एक स्किल है, और कई बार गडकरी ऐसे लोग इस पे ऐतराज करते हैं। बीजेपी में एक वर्ग है जो कि ऐतराज, और आडवाणी होते तो शायद ये कभी ना हो पाता। वाजपेयी आडवाणी के काल में इसकी बहुमानियत थी, हालांकि वो भी लाए थे। कुछ लोग ऐसे आए थे, आपको याद होगा, यही मोदी थे जिन्होंने हरियाणा में बंसीलाल से समझौता करवाया, जबकि करप्शन के केसेस थे उनके ऊपर। तो मोदी का फॉर्मेट अलग है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं जनता को कन्विंस कर पाते हैं कि गलतियां और अच्छाइयां मोदी की क्या है? दरअसल गलत हम भी हैं। हम सिर्फ मोदी बैशिंग करते हैं। हम इतने मुब्तला हो जाते हैं मोदी की गलतियां निकाल ढूंढते ढूंढते, कि जो सामने वाला देखता है वो कहता है खाली गलतियां आपको नजर आती हैं। और किसी भी तर्क में हम अगर लॉजिक ब्लॉक बनाए तो ये ना भूले कि उसके अगर प्लसेस हैं उसको भी जनता को दे, और ये हकीकत है कि उसके प्लसेस हैं। मोदी गवर्नेंस के कुछ प्लसेस हैं, जैसे कि फर्ज कीजिए जब कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया, तो 5 किलो फ्री अनाज देना, आप जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर वो ना होता तो वो जो गरीब गए थे वापस बिना बेरोजी होके करोड़ों, उनकी हालत क्या होती। 35 किलो अनाज 2 रुपए और 3 रुपए जो मिलता है, वो बदस्तूर चल रहा था।
हालांकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट का लाया हुआ था, कानून लाया हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया था, कानून था, फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसे कहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ। अब 35 किलो वो मिलता है, 5 किलो फ्री अनाज प्रति व्यक्ति की दर से मिलता है। इसने सस्टेन किया है, हमें भूलना नहीं चाहिए इसको। 5 किलो अनाज से वो सस्टेन हुआ है। दूसरा, कोरोना में अगर वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों लोगों को, इतना बड़ा देश है 140 करोड़ का, अगर उसे लगी हो तो हम उसकी तारीफ क्यों नहीं करते कि नहीं वो एक अच्छा काम हुआ है। हम उसके बाद उसकी गलतियां बताएं, जैसे कि 5 किलो अनाज तो आपने दिया है, लेकिन 3 साल के कोरोना काल में आपने एमएसएमई सेक्टर को नहीं डेवलप किया। नतीजा ये हुआ कि अंबानी की आमदनी हर घंटे 90 करोड़ बढ़ती रही, लेकिन एमएसएमई सेक्टर नहीं बढ़ा। आज भी सरकार के पास 10 लाख करोड़ रुपए है जो एमएसएमई सेक्टर से की उधारी है, एमएसएमई सेक्टर ने सप्लाई किया है। आप कम से कम वो तो दे देते, लोनों का तो वादा आपका फर्जी रहा। तो आपने ये 5 किलो दे के भिखमंगों की जमात खड़ी, उनको बेरोजी कर दिया या बेरोजी हो गए, आपने उनको रोजगार, और ये आपकी जिम्मेदारी थी। बहुत अच्छा लगा, 5 किलो अनाज आपने बिल्कुल सही किया दिया। तो आप एमएसपी का अगर रेट बढ़ाते हैं, हालांकि किसानों की हकीकत ये है कि आपने कहने को तो आपने किसानों के लिए 3 कानून भी लाए थे और कितने महान थे कि जब विरोध हुआ तो कानून वापस ले लिया। आप में अहंकार नहीं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन बात इसकी ये नहीं है। आपने इल कंसीव तीनों कानून दिए थे, वो कानून इल कंसीव। उसी तरह जिस तरह आपने मॉन्यूमेंटल फेलियर कहा था मनरेगा को, जब पार्लियामेंट में आप घुसे थे पहली बार 2014 में, पार्लियामेंट के चौखट पे माथा टेका था और अपनी पहले भाषण में कहा था कि कांग्रेस का मॉन्यूमेंटल फेलियर है मनरेगा, और आज उस मनरेगा में आप 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो आपके डेवलपमेंट की समझ गलत है, समझ है पर वो गलत है, उसको सुधारिए। नतीजा ये हुआ कि आपने भिखमंगों की जमात तो बना दी। आपने किसान निधि में 6,000 करोड़ 6,000 रुपए हर साल दिए, 17 रुपए रोज, एक परिवार को 17 रुपए रोज। जरा सोचिए, भिखमंगा बना कि नहीं बना। कहा तो था आपने 5 साल में दूना कर देंगे, आमदनी घट गई 10,218 रुपए। आप ही का एसएस का एसएस वो है, सर्वे है जो एनएसओ करता है, आपकी बॉडी करती है, और उसके हिसाब से 10,218 रुपए है, जो कि रियल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो जब आपने ये घोषणा की थी कि दूनी कर देंगे, उससे वो घट गई है। तो हमें एनालिसिस जब मोदी की करे तो ये दोनों पक्ष रख के करें कि किसान की दूनी आमदनी की जगह घट गई। किसान को आपने 6 करोड़ दे 6,000 रुपए हर साल दे के उन्हें एक याचक बना दिया, खाली हाथ हाथ में लेके खड़ा है कि कब मिलेगा, 17 रुपया रोज। तो दूसरा पक्ष आपका ये है, किसको हम अच्छा माने, 6,000 रुपए या वो मुझे तान के तन के कहे कि मेरे बेटे की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होगी क्योंकि हमारे गेहूं की फसल अच्छी हुई है और गेहूं के फसल के दाम हमने अच्छे लिए। आपने ये नहीं किया। तो क्रिटिसाइज आपको जब किया जाता है तो आपको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि किसी को ये सलाहियत नहीं कि वो दोनों पक्षों को समझ पाए। कैसे देश के करोड़ों जनता को आपने भिखमंगा बना दिया, लेकिन आपने जो रियल इश्यूज हैं उसको हैंडल नहीं किया। वैक्सीन तो लगाया, लेकिन आपको मालूम है कि जो आपके आंकड़े में 5 लाख लोग मरे हैं और विदेश के अपने असेसमेंट के हिसाब से 50 लाख लोग, डब्ल्यूएचओ का असेसमेंट कि 50 लाख लोग मरे, वो इसलिए था कि आप मुफ्त लाभ, आपको मुगलता था। आपने जब सही समय पर वैक्सीन देना था, क्रेडिट तो लिया आपने कि भारत में अपनी वैक्सीन बनाई, जबकि अपनी वैक्सीन नहीं थी, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन थी। यहां मैन्युफैक्चरिंग होती जो पहले से भी होती थी। ये आपका कमाल कोई नहीं था, वो प्राइवेट सेक्टर का कमाल था, उस पर भी आपने ताली पीटा।
ये आपकी फितरत है। उसको आपने इंडियन कहा, इंडियन वैक्सीन आई। आप झूठ जो बोलते हैं उसमें एक ये भी जुड़ गया। लेकिन भक्तों को शायद ये समझ में नहीं आएगा। पर एक बात तो साफ है ना कि वो वैक्सीन भी आपने जब पीक पे हो रहा था, फरवरी में आप बंगाल घूम रहे थे, दीदी ओ दीदी करके ताली बजा रहे थे, उस समय वैक्सीन की जरूरत थी, आपने वो वैक्सीन नहीं, वैक्सीन फ्री की आपने। तो जो भक्त है वो आपका मानेगा कि साहब वैक्सीन बताइए, फ्री लगवा रहे हैं, हम भी मानेंगे। लेकिन वैक्सीन आपने देर से ये फैसला लिया, आप आत्ममुग्ध थे, लिहाजा आपने वैक्सीन के ऑर्डर्स नहीं दिए। आप विदेश को उसकी जगह देते रहे, मार्च में, अप्रैल में, तो आपने विदेशों में भेजा और ये कह के कि साहब वैक्सीन डिप्लोमेसी है। भारत तो इतना बड़ा है कि फैयाज अली दिखा रहा है वैक्सीन में, जबकि आपके लोग यहाँ तिल तिल करके मर रहे थे। तो ये दूसरा है वैक्सीन का सिर्फ एनालिसिस। आपकी अच्छाइयां बहुत बहुत है, पर उसी के बरक्स जब बुराइयां देखते हैं तब लगता है कि हमें ये बात दोनों समाज को बतानी होगी। उसी तरह आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा किया, डायरेक्ट डिलीवरी मोड में आ गए। वो प्रोडक्ट डिलीवरी हो या कैश ट्रांसफर हो, दोनों में आपने टेक्नोलॉजी का, और ये आपका कमाल नहीं था, ये तो टेक्नोलॉजी तो बाहर से आई। आपने एक ही काम किया कि बैंक के अकाउंट्स खुलवाए, नतीजा ये हुआ कैश डिलीवरी फास्ट हो गई। इवन आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि तब आधार कार्ड आ गया और आइडेंटिफिकेशन में करप्शन खत्म हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा जब प्रोडक्ट डिलीवरी होने लगी तो भी अपेक्षाकृत करप्शन कम हुआ, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन गरीबी पहले से बढ़ गई, क्योंकि जॉब लॉसेस हुए, और जॉब लॉसेस के कैलकुलेशन आपने गलत कर दिए, उसमें फिगर्स फज कर दिए, जहां आपको इनकन्वीनियंट था वो फिगर्स हटा लिए। जॉब लॉसेस में जब वो बाहर चले गए तो डिमांड जो थी, उसका नंबर कम हो गया, नंबर कम हो गया, तो आपने कहा देखिए साहब बेरोजगारी हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बेहतर हो गया है। दरअसल वो जो जॉब मार्केट में थे ही नहीं तो एम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलेगा, क्योंकि वो यहां से गांव चले गए, वो जॉब सीकर्स थे ही नहीं। इसी का फिगर आपने प्ले किया। तो दूसरा ये था कि जॉब लॉसेस हुए, अंबानी की बढ़ती रही कोरोना में भी, और गरीब गरीब होता रहा। तो जब ये दोनों पक्ष देंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या हुआ। अनाज मिला, नौकरी गायब, टीकाकरण हुआ लेकिन लाखों लोग मर गए, किसानों की आमदनी डबल करने की बात की आपने, हकीकत ये हुआ कि आमदनी घट गई। दंगे नहीं हुए। अब मोदी जी के दंगे का एक किस्सा बताएं आपको। दंगे होते क्या है, दंगे में दोनों कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी जब असर्टिव होती हैं तभी तो दंगे होते हैं। एक डर के मारे घर में घुस जाएगा तो दंगा क्या खाक होगा। तो दंगे नहीं हुए, और अगर इसको आप कहते हैं कि दंगे नहीं हुए तो वाकई नहीं हुए, तारीफ की बात है। अगर एक कम्युनिटी को सबड्यू कर देंगे आप, क्योंकि दंगे में कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंडिविजुअल अलग होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी अलग होता है। हाँ, कमाल आपका ये है कि इतने दिनों में टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई, और हम इसको सही मानते हैं कि टेररिज्म पे अंकुश लगा। हम ये भी सही मानते हैं इतना बड़ा कांवड़ यात्रा हुआ। आप जरा सोचिए, और मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूं कि डिस्पैशनेट होकर एनालिसिस कीजिए। आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना मुश्किल होता है कि अगर प्रोटेक्टिव मोबाइल हो, वो दिन रात चल रहा हो, लोअर स्ट्राटा का हो, सड़कों पे हो, रिलीजियसली चार्ज हो, उसकी संख्या 5 करोड़। जिस दिन, अभी 3 दिन पहले जो संख्या आई थी यूपी में, 3 करोड़ मोबाइल के कांवड़िए। आप जरा सोचिए, 3 करोड़ मोबाइल कांवड़िए रिलीजियसली चार्ज, और ये 13 राज्यों से कन्वर्ज हो रहे हैं, और 1-2 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर की यात्रा होती है, इससे ज्यादा या इससे आसपास होती है, औसत लेंगे।
आतंकवादियों के लिए ये बेस्ट ओकेजन था, सबसे वल्नरेबल था। एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया का कोई नहीं है जो इसको सही इसको इंसिडेंट फ्री होने दे। दुनिया का कोई एडमिनिस्ट्रेशन, अगर थोड़ी गहराई से आप देखेंगे तो पाएंगे कि कांवड़ यात्रा इंसिडेंट फ्री रही, जबकि आतंकियों के लिए ये मोस्ट प्रोपिशियस सिचुएशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोबाइल था, प्रोटेक्टिव मोबाइल था, उसको आप कहीं भी अटैक कर सकते थे। पैच 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का था, आप उन्हीं के बीच में उन्हीं के कपड़े पहन के घुस सकते थे। लेकिन ये कमाल कहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, खास करके यूपी की पुलिस या इस तरह की और जो पुलिस है, खास करके हम यूपी को इसलिए कहेंगे कि हरिद्वार से निकलते ही यूपी का जो एरिया शुरू होता है उसमें डेंसली पॉपुलेटेड पैचेस हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, हाईली डेंसली। सहारनपुर है, रुड़की है, इससे आगे बढ़ेंगे तो मुजफ्फरनगर है, आसपास मेरठ का पैच है, बागपत है, यहां से ये निकलते आता है। और इसके बावजूद एक बार कोशिश हुई, मैं तो कमाल कहूंगा यूपी पुलिस का, कि कोई भी इस तरह का अटैक मोस्ट अप्रोप्रिएट की सिचुएशन थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये कमाल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। क्या इसका क्रेडिट हम नहीं दें? अगर शांति से अगर संपन्न हो जा रहा है तो ये क्रेडिट वर्दी है, लेकिन फिर ये देखना है कि आपने उस कम्युनिटी को कैसे सबड्यू, आपके जो लुम्पेंस है, आपके इशारे पे जो वो इंडिविजुअल पे अटैक करते हैं, अखलाक, पहलू खान, तबरेज, जुनैद, इसके बाद ये मैसेज चला जाता है कि घर से ना निकल। लिहाजा एक तरफ जहां आपकी पुलिस ने अच्छा काम किया, ये बात सच है कि एक जगह बिजनौर में ये स्थिति आ गई थी कि दो मुस्लिम भाइयों ने एक अपना ही रिलीजियस प्लेस तोड़ा, अपने ही धार्मिक पवित्र ग्रंथ जलाया और गेरुआ पहन के वो घूम रहे, मर्ज होना चाहते ताकि ये बता सके कि इन लोगों ने किया है। अलर्ट पुलिस ने, वहां के लोकल लोगों ने उसको इमीडिएटली पकड़ लिया। तो इस पुलिस का कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट की पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया है। लेकिन इसके साथ हम अक्सर देख रहे हैं कि इंडिविजुअली जो उनको डराने के प्रोसेसेस हैं उसमें पुलिस नहीं कभी मेजॉरिटी, क्योंकि यही घटना जब हुई थी अयोध्या में, अयोध्या में एक माइनॉरिटी के रिलीजियस प्लेस पे जिन दो आदमियों ने कुछ मांस डाला था, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे, लेकिन वो किस्सा बाहर नहीं आया, उसको पुलिस ने दबा दिया। तो ये दूसरा पक्ष है, जहां हम पुलिस के एफर्ट्स की तारीफ कर सकते हैं, वहां ये दूसरा पक्ष है कि आपने जब हिंदू क्रिमिनल होता है तो कहीं ये तो नहीं है कि आप भी उसी प्रवाह में बहने लगे जो कि मोदी जी का फॉर्मेट है। इससे बचना होगा हमारे ख्याल से। स्टेट पुलिस के लोगों को एक स्ट्रेट थिंकिंग, अनबायस्ड थिंकिंग, हालांकि काफी हद तक जैसे कि कहा जाता है बुलडोजर, तो मैंने पाया है कि ये तो संज्ञान में नहीं आता है मीडिया के, अन्यथा बुलडोजर और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन ये कई हिंदू क्रिमिनल्स का भी हुआ है, पर वो संज्ञान में नहीं आता है। तो हकीकत ये है कि हम जो कुछ भी ये देख रहे हैं इस पे क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, क्योंकि क्या वजह है कि तबरेज को मारा जाता है, पहलू खां को मारा जाता है, और तब एक लुम्पेनाइज्ड कम्युनल एसर्शन का प्रोसेस शुरू होता है। दंगे तो तब होंगे ना जब दोनों कम्युनिटी असर्ट करें। हाँ, ये जरूर है कि नूपुर शर्मा के बाद से माइनॉरिटीज का एक वर्ग है जो जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए खतरा पैदा हो गया है। हम ये जानते हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स वो रिलीजियस नहीं है, वो चाहते हैं कि कम्युनल डिस्टर्बेंस हो, और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही। मध्य प्रदेश में अभी कल हुआ, बिहार में सीतामढ़ी में हुआ।
और फिर जब कहा जा रहा है कि आ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरतन से जुदा का नारा जो चल रहा है, इससे आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी बचना होगा। इन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए। ये रिजर्व के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं, ये गलत होगा। तो मुझे लगता है कि कोशिश इस बात की हो कि जब हम मोदी के गवर्नेंस की एनालिसिस करें तो दोनों पक्ष दें, और दोनों पक्ष दे के बताया कि इस पक्ष को क्यों हाईलाइट किया जाता है, जबकि दरअसल इससे हम भिखमंगे बनाते हैं, समाज को हम भिखमंगा बना रहे हैं, उसकी सोच को कुंठित कर रहे हैं, और तब हम एकाधिकार जो मोनोपोली होती है वो गवर्नेंस में लाना चाहते हैं। और ये मोनोपोली अगर वाकई रही तो डिक्टेटरशिप और कुछ नहीं होता। ये बड़ा बढ़िया एक डेमोक्रेसी की चाशनी में डिक्टेटरशिप का एक रसगुल्ला रहेगा जिसको आप कभी नहीं समझ पाएंगे। लिहाजा हम क्रिटिकल हों, अनबायस्ड हों, और कोशिश ये करें कि मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मुझे कल लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम अनबायस्ड हों। हम जब जब अनबायस्ड होंगे तब तक समाज का एक बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ेगा, हमारी बात को से वो प्रभावित होगा। हमारी गलती ये हो रही है कि हम सिर्फ या तो उस साइड के हैं या इस साइड के हैं। बेहतर होगा कि हम बगैर साइड लिए स्ट्रेट एनालिसिस करें। अगर अच्छाई है तो हम बताएं, लेकिन उसके बरक्स बताएं कि अगर 5 किलो अनाज मिला है तो भीख तो मांगना शुरू हो गया, हर कटोरे में कुछ ना कुछ जा रहा है, लेकिन कटोरा पकड़ाया गया है, गलती यहां है। आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी बड़े मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।